हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल एक्सरसाइज में से एक न्यूमेरिकल कर लिया था। सेकंड का जो फिफ्थ न्यूमेरिकल है वो हमने ख़त्म कर लिया था। अभी हमारा काम है नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल से, क्वेश्चन नंबर 10 से कुछ न्यूमेरिकल शुरू हो रहे हैं। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट्स बहुत बड़ी है और उसमें ज़्यादा समय जाएगा, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की, जिसके स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूँगा। आपको अपनी टेक्स्ट बुक को सामने रखना पड़ेगा। उसके लिए पेज नंबर 156 पे क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं पढ़ रहा हूँ, देखो क्या है। अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज़ ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी दी है 500 हर्ट्ज की एंड इसकी जो स्पीड दी है वो है 350 मीटर पर सेकंड। What is the phase difference between the two displacements at a certain point at times 1 millisecond apart? जो टाइम डिफरेंस है, मान लो दो डिस्प्लेसमेंट है x1 एंड x2, तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट जो हुई है, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट जो हुई है वो कितने टाइम ड्यूरेशन में हुई है? वो हुई है 1.0 मिली सेकंड। ये टाइम ड्यूरेशन में हुई है एक ही पॉइंट की। ये दो अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, एक ही पॉइंट की दो डिस्प्लेसमेंट हुई है। पहली हुई x1 और दूसरी हुई x2, बट ये दोनों x1 और x2 में टाइम डिफरेंस कितना था? इसमें जो टाइम डिफरेंस था वो था 1 मिली सेकंड का। सो दे आर आस्किंग फेज डिफरेंस। वो डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं फेज डिफरेंस कितना है। यानी इन शॉर्ट क्या कि 1 मिली सेकेंड में फेज डिफरेंस कितना जनरेट होगा, बस इतना ही करना है हमें। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर 45 डिग्री आउट ऑफ फेज एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। पहले ए को ज़रा देख लेते हैं कि ए पार्ट क्या कह रहा है। तो ए जो है, ए में हमें क्या करना है, हमें पता है कि किसी भी वेव का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हम ये लिखते हैं कि y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी या फिर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ पे ये x के बारे में कुछ भी नहीं कहा, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट, ये मैं y1 और y2 लिख देता हूँ, यानी आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो यहाँ पे जो x है इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो पॉइंट है वो पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे है। जैसे हमने कई बार डेरिवेशंस में भी एज्यूम किया था कि वो जो पॉइंट है वो डेरिवेशन पे हमने एज्यूम किया, तो उसी को लेके फिर हमने बिट फ्रीक्वेंसी डिराइव की थी और एक डेरिवेशन भी किया था। तो यहाँ पर भी हम x को 0 कर देंगे। एंड नाउ दे वांट फेज डिफरेंस इन टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 मिली सेकेंड। तो पहले तो मैं ले लेता हूँ, पहला टाइम ले लेता हूँ, लेट अस एज्यूम कि वो टाइम 0 है, इनिशियल टाइम 0, और उसके बाद वाला जो टाइम है वो है 1 मिली सेकेंड। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो फेज डिफरेंस, तो यहाँ पे जो फेज़ रहेगा, जैसे कि x 0 है, देखो ये जो ब्रैकेट है ना ये रिप्रेजेंट करती है फेज़। इसमें मैंने x को 0 कर दिया क्योंकि मैंने एज्यूम किया है कि दैट पॉइंट इज़ एट ओरिजिन, तो x को 0 कर लिया। तो फेज़ किसके ऊपर डिपेंड रहेगा अभी? ओमेगा टी के ऊपर। उसमें भी इनिशियल टाइम हमने 0 एज्यूम कर लिया। अब दूसरा जो टाइम है दैट इज़ 1 मिली सेकेंड। सो 1 मिली सेकेंड के लिए फेज़ जो रहेगा फाई 2 वो ओमेगा 2 पाई एन टी 2 पाई एन है, फ्रीक्वेंसी है आपकी 500 और जो टाइम है वो है 1 मिली सेकेंड, यानी 1 इंटू 10⁻⁻3। सो ये हो जाएगा आपका 0.52 पाई इंटू 0.5। आपका आंसर आ रहा है पाई, ये है 5 और यहाँ से t1 अगर मैं 0 लेता हूँ तो 5 कितना आ जाएगा? ओमेगा t1, तो ये हो जाएगा 0। तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल टू पाई। तो जो फेज डिफरेंस है आपको यहाँ मिलेगा वो मिलेगा पाई। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट बी पार्ट। बी पार्ट ये है कि उन्होंने पूछा है कि दो पॉइंट्स है, दो अलग अलग पॉइंट्स है एंड उन दो पॉइंट्स में जो फेज डिफरेंस है वो है 45 डिग्री, यानी फेज डिफरेंस है आपका π/4 रेडियन का। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट? आपको याद होगा जब मैंने वेव इक्वेशन डिराइव किया था तब मैंने फेज डिफरेंस डिराइव किया था बिटवीन टू पॉइंट्स एंड दैट फेज डिफरेंस कैन बी गिवन बाय
2 pi x by lambda. The phase difference can be given by 2 pi x by lambda. अब यहाँ पे एक बात है, हमें ये लैम्डा दिया नहीं है, क्या हम लैम्डा को डिराइव कर सकते हैं? यस, वी कैन डिराइव लैम्डा. सो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज़ वेलोसिटी. सो 500 इंटू लैम्डा इज़ वेलोसिटी इज़ 350. सो लैम्डा इज़ 350 अपॉन 500. सो लैम्डा आपका आ जाएगा 35/500 यानी 7/10. आपको जो लैम्डा आ रहा है वो आ रहा है 7/10. अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ 45 डिग्री यानी π/4 रेडियन. तो डिस्टेंस यानी हमें निकालना है x. तो इसीलिए अब ये फाई की जगह पे मैं π/4 लिख देता हूँ. 2 pi x हमें निकालना है और लैम्डा की जगह पे मैं 7/10 लिख देता हूँ. π/4 2 pi x और ये 10 ऊपर डिवाइड बाय 7. अब हम देख लेते हैं हमें क्या मिलता है. पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 20. ये 7 जाएगा इधर और ये 4 इंटू 20 इज इक्वल टू एक्स. तो ये x की जो वैल्यू मुझे मिल रही है, हाँ यस, तो x की जो वैल्यू मुझे मिल रही है दैट इज़ अराउंड 0. मैं सेंटीमीटर में लिख देता हूँ. x इज इक्वल टू 8.75 सेंटीमीटर. कैलकुलेशन में पहले आपको आंसर मीटर में मिलेगा, ये अगर आप कर लोगे तो, और उसके बाद आपको उसको मीटर सेंटीमीटर में करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आंसर भी सेंटीमीटर में ही दिया है. सो दीज आर 2 केसेस विच आर आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 10. आई होप ये क्लियर हो गया. मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने ये x को 0 कर लिया क्योंकि हमने पॉइंट को एज्यूम किया है कि इट इज़ एट ओरिजिन. दूसरा, फेज डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम इंटरवल उन्होंने पूछा है, तो पहला टाइम आप 0 ले सकते हो, दूसरा टाइम आप 1 मिलीसेकंड यानी टाइम ड्यूरेशन दिया है, तो इसलिए पहला टाइम आप 0 ले सकते हो और दूसरा 1 मिलीसेकंड के बाद वाला जो टाइम है वो आप ले सकते हो. सो दैट्स वाई, इसलिए यहाँ पे x को 0 लिया और t1 को भी मैंने 0 कर लिया है. बाकी ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये हमने पहले ही जब हमने वेव इक्वेशन डिराइव किया था तभी हमने ये कर लिया था. तो ये मैंने और उसी वक्त कहा था कि इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आते रहेंगे. दे ऑलवेज आस्क क्वेश्चन ऑन दिस इक्वेशन कि फेज डिफरेंस पूछा जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिया जाएगा, या फिर इस केस में ये हुआ है कि उन्होंने फेज डिफरेंस दिया है और डिस्टेंस पूछा है. सो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आते रहेंगे, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से पढ़ लेना. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 18 है, अ साउंड वेव इन अ certain fluid medium is reflected at an obstacle to form a standing wave. The distance between two successive nodes is 3.75 centimeter. If the velocity of sound is 1500 meter per second, find the frequency. अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर ये है 11. उन्होंने कहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, हमें पता है ये स्टेशनरी वेव का ये इस तरह से फॉर्मेट रहेगा, और उन्होंने ये जो दो नोड्स हैं इसके बीच में जो डिस्टेंस दिया है दैट इज़ 3.75 और वेलोसिटी दी है v इज़ 1500 मीटर पर सेकंड. आपको याद होगा कि ये एक लूप है और लूप की जो लेंथ होती है दैट इज़ अराउंड λ/2. सो λ/2 इज़ 3.75 सेंटीमीटर यानी 3.75 इंटू 10⁻² मीटर. ठीक है, चलिए. सो लैम्डा इज इक्वल टू 3.75 इंटू 2 इंटू 10⁻² मीटर. तो ये जो आपकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी, ये मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगी कितनी, 7.5 इंटू 10⁻² मीटर. ये हो गई आपकी वेवलेंथ. और यहाँ पे पूछा है आपको फ्रीक्वेंसी. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है. वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. सो v
यानी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। सो वेलोसिटी है आपकी 1500 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 10⁻²। आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा दैट इज़ अराउंड 20,000 हर्ट्ज़, यानी उन्होंने जो दिया है वो है 20 किलो हर्ट्ज़। ये आपका आंसर रहेगा। सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था और आप बहुत आसानी से कर सकते हो अगर आपको पता है कि दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है λ/2। ये जब स्टेशनरी वेव हमने पढ़ी थी तभी हमने इसको कर लिया था। आगे क्वेश्चन नंबर है 12। आपको अगर फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव याद होगा तो वो कुछ इस तरह से था कि यहाँ आप स्ट्रिंग को डिस्टर्ब कर रहे हो और स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करने से यहाँ डिस्टर्बेंस एक इधर जाता है और दूसरा इधर आता है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों फिर दे अप्रोच ईच अदर, यानी टू वेव्स ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर दे सुपर इम्पोज एंड वी गेट स्टेशनरी वेव। एक और बात बता देता हूँ कि ये दोनों वेव्स में जो फेज़ डिफरेंस रहेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी 180 डिग्री, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद फेज़ चेंज हो जाता है। तो या फिर इसको दूसरे तरीके से मैं बता सकता हूँ कि एक का इक्वेशन आपको याद होगा हमने लिया था y इज इक्वल टू a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, और जो यानी दिस इज द वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, दिस वन। व्हाट अबाउट दिस इज द वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन, तो इसके लिए हमने लिखा था a साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा टी। तो ये जो माइनस प्लस है ये इससे आप ये बता सकते हो कि देयर इज़ अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का रहेगा। और इस कारण अब ये उसके बाद हमें पता है कि दे फॉर्म स्टेशनरी वेव। तो अब उन्होंने जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, जो सिचुएशन क्रिएट की है वो सेम सिचुएशन है। यानी क्या है, हियर वी हैव वन साउंड सोर्स, अनदर साउंड सोर्स इज हियर एंड दे आर एमिटिंग सम साउंड नोट having same frequency same amplitude but there is a phase difference of 180 डिग्री, और यही वो यहाँ पे बता रहे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक स्टेशनरी वेव फॉर्म हो जाएगी एंड दे आर आस्किंग अस, मैं पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। टू सोर्सेज ऑफ साउंड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, दे बोथ एमिट साउंड विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दी है 330 हर्ट्ज, बट दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। At what points between the two sources will the sound intensity be maximum? क्वेश्चन बहुत अधूरा है बट ठीक है, फिर भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस और भी हैं इसमें जो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जिनका आंसर उन्होंने तो दे दिया है बट हम सॉल्व नहीं कर सकते। बट चलो पहले इसको देख लेते हैं। सो फ्रीक्वेंसी दी है, देखिए अगर आपको डिस्टेंस निकालना है नोड एंड एंटी नोड्स के बीच में, या फिर कहाँ कहाँ नोड है और कहाँ एंटी नोड है, तो आपको स्टेशनरी में अगर याद है तो उसमें हमने देखा था कि नोड्स के लिए जो डिस्टेंस रहता है या फिर दो नोड्स में जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है λ/2। ये हमें पता है। यहाँ पे हमें यानी किसकी ज़रूरत है, वेवलेंथ की, और अगर हमें वेवलेंथ की ज़रूरत है तो यहाँ पे उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड देना चाहिए था, जो उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैं एज्यूम करूँगा स्पीड ऑफ साउंड इज़, ये एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ये दिया नहीं है, सो दैट वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल 330 हर्ट्स। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है 330, सॉरी ये है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड एंड फ्रीक्वेंसी इज 330 हर्ट्स। तो अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि टू फाइंड आउट विल साउंड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम। साउंड इंटेंसिटी मैक्सिमम है, यानी यहाँ पे हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉइंट्स यानी एंटी नोड्स को ढूंढना है कि यहाँ पे एंटी नोड्स कहाँ पे है। तो अगर मैं एक स्टेशनरी वेव का फॉर्म बना देता हूँ इस प्रकार से, और अब ध्यान दो यहाँ पे कि सबसे पहले इन दो चीज़ों से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। वेवलेंथ इज़ v अपॉन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी 330, फ्रीक्वेंसी 330, मेरा आंसर आ रहा है 1 मीटर। ये डिस्टेंस है 4 मीटर का, तो 4 मीटर का डिस्टेंस है यानी इसमें 4 वेव्स फिट हो सकती है कुछ इस प्रकार से।
पर ये तो एक सिंगल वेव है, यहाँ पे स्टेशनरी वेव हमें दिखानी है, यानी यहाँ पे हमें लूप्स दिखाने हैं। तो लूप्स हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये बन गई आपकी स्टेशनरी वेव। और अब यहाँ से आप आसानी से बता सकते हो कि कहाँ पे एंटी नोड है। तो एंटी नोड की जो पोजीशन है वो देखो, अब ये जो डिस्टेंस है, ये लूप की जो लेंथ रहती है वो रहती है λ/2। तो ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ सेंटर से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने आंसर भी सेंटर से ही दिया है। हालांकि आप ये लेफ्ट एंड से या राइट एंड से वो भी आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उन्होंने जो आंसर दिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन अधूरा है। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई करना चाहिए था कि इफ़ दे वांट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉइंट्स, तो वो कौन से रेफरेंस पॉइंट से हमें बताने हैं ये उन्होंने बताना चाहिए था, ये उन्होंने बताया नहीं है। तो जैसे कि उन्होंने फ्रॉम द सेंटर आंसर में दिया, तो हम भी सेंटर से ही देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको याद होगा, आधा लूप। सो ये आधे लूप का जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है λ/4। तो लैम्डा है आपका 1, सो 1/4 यानी ये 0.25 इधर और 0.25 इधर, यानी प्लस 0.25 और ये माइनस 0.25। ऐसे आंसर्स आपको दिए हैं, आप इधर भी देख सकते हो। तो अब ये हो जाएगा 3 λ/4 यानी 3 × 0.25, ये हो जाएगा यस 0.75। तो इस तरह से ये डिस्टेंसेस आप स्पेसिफाई कर सकते हो। हालांकि मैं फिर से एक बार बताऊंगा, यहाँ पे उन्होंने वेलोसिटी देनी चाहिए थी, उसके बिना हम ये पोजीशन नहीं बता सकते। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये पता होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कैसे दी है। 2 वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड बट ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये केस होगी 2 वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड फॉर्मिंग ए स्टेशनरी वेव। तो इन दैट केस हमें ये इक्वेशंस एज्यूम करने थे। तो ये वहाँ पे क्लिक होना ज़रूरी है कि दे आर टॉकिंग अबाउट स्टेशनरी वेव, और जो फेज डिफरेंस दिया है उससे यानी हमें यही इक्वेशंस एज्यूम करने हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव के लिए हमने एग्जैक्टली ये इक्वेशन एज्यूम नहीं किए, हमने वहाँ पे nt - x 2πx/λ ये एज्यूम किया है। बट ये आपको क्लियर होना चाहिए कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है तो भी हम ये एज्यूम कर सकते हैं। दैट्स इट, इस क्वेश्चन के लिए बस इतना ही था। अभी हम आगे बढ़ते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत अलग तरीके से उन्होंने पूछा है जो वो पूछना चाहते हैं। मैं स्टेटमेंट पहले पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 हम कर रहे हैं। 2 साउंड वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकंड इफ़ देयर फ्रीक्वेंसीज आर आल्सो आइडेंटिकल एंड आर इक्वल टू 540 हर्ट्ज, what will be the phase difference between the two waves at points 3.5 meter from one source, 3 meter from other if the sources are in phase। ठीक है, तो 2 साउंड वेव्स है एंड 2 साउंड वेव्स जो है, एक ने डिस्टेंस कवर किया है 3.5 और दूसरे ने डिस्टेंस किया है 3 मीटर। और एक चीज़ दी है लास्ट में, फ्रॉम द अदर इफ़ द सोर्सेस आर इन फेज़। अगर सोर्सेस फेज़ में है, यानी दोनों सोर्सेस, ये पॉइंट अलग आएगा, बाद में आएगा, ये आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, हालांकि उसके मैं डिस्कस नहीं करता, जाने दो। यानी दोनों सोर्सेस की जो फेज़ है वो कंटिन्यूसली सेम है। तो फेज़ डिफरेंस क्यों पूछा है? फेज़ डिफरेंस इसलिए पूछा है बिकॉज दे आर आस्किंग फेज़ डिफरेंस एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। एक जो पॉइंट है वो 3.5 मीटर पे है फ्रॉम द सोर्स, और दूसरी जो वेव है, दूसरा जो पॉइंट है वो है 3 मीटर फ्रॉम द सोर्स। तो ये जो फेज डिफरेंस पूछा है उन्होंने, ये पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू इंस्टेंट यानी टाइम। तो यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए था, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस। ये पर्टिकुलर इंस्टेंट जो है ना वो बताना बहुत ज़रूरी था, वरना यहाँ पे कन्फ्यूजन होना बहुत क्लियर है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि एग्जैक्टली कब पूछा है उन्होंने, क्योंकि टाइम के बारे में कोई रेफरेंस यहाँ पे दिया नहीं है। एक चीज़ उन्होंने बोली है कि 2 सोर्सेस आर इन फेज़। तो 2 सोर्सेस आर इन फेज़ का मतलब है कि हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि बोथ हैव सेम वैल्यू ऑफ ओमेगा टी। तो दोनों के लिए ओमेगा टी जो है वो सेम है। तो अलग अलग क्या है, तो ये जो के एक्स टर्म है,
ये दोनों के लिए अलग है, यानी इक्वेशन ऑफ अ वेव कैन बी गिवन बाय ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स या फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये वाले जो टर्म है ये दोनों के लिए सेम है, यानी ये जो ओमेगा टी है इसको हमें कंसिडर नहीं करना है। ये इसका मीनिंग हो सकता है कि इसका द टू सोर्सेस आर इन फेज। हाँ जी, तो दूसरा जो फेज डिफरेंस अभी आने वाला है वो किसकी वजह से आएगा, वो आएगा डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, यानी x1 एंड x2। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं x1 की वैल्यू दी है उन्होंने 3.5 मीटर एंड x2 की वैल्यू दी है 3 मीटर। ओके, और यहाँ पे स्पीड दिया है एंड ये दिया है फ्रीक्वेंसी दी है। सो वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं, इट इज़ v/n, सो इट इज़ अराउंड 330 डिवाइडेड बाय 540। इसे आप अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये शायद कुछ तो ऐसा आ रहा है मेरे ख्याल से, नहीं इसको ऐसे रहने दो, ये बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। सो 33/54 ये वेवलेंथ आपकी आ रही है 33/54। ओके फाइन, नाउ दे वांट फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस यानी ये तो सेम है ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस आएगा तो सिर्फ के एक्स की वजह से आएगा। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ के x1 माइनस के x2। के का मतलब आपको याद होगा 2π/λ, सो 2π/λ x1 माइनस 2π/λ x2, इस तरह से। दिस इज योर फेज डिफरेंस इन दिस केस फॉर दिस प्रॉब्लम। सो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे हम 2π/λ को कॉमन लेके x1 माइनस x2 ले सकते हैं। ये मीटर में दिए हैं डिस्टेंसेस 3.5 मीटर एंड 3 मीटर का आ गया, यस तो ठीक है। सो 2π और ये लैम्डा जो है वो है 33/54 इंटू ये 3.5 माइनस 3, ये 0.5 आ जाएगा। सो 2π ये 54 ऊपर डिवाइडेड बाय 33 इंटू 0.5। और अगर आप कैलकुलेशंस करते हो इसके तो आपको लगभग आंसर मिलता है 1.64 पाई, यानी ये जो पाई है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की है उन्होंने बस 2 इंटू ये 2 एंड 0.5 ये 1 हो जाएगा। तो करना क्या है आपको 54/33, बस इतना ही आपको करना है, जिसका आंसर आएगा 1.64 पाई एज इट इज़। तो ये है आपका फेज डिफरेंस। तो फिर से मैंने जैसे कहा कि थोड़ा सा क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी चाहिए थी, जो यहाँ पे नहीं दी है उन्होंने क्लैरिटी इस क्वेश्चन में, बट फिर भी आप इसे कर सकते हो। थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए आपको, बाकी कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है कुछ इस प्रकार से है, सिंपल है, और यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके, यानी ये वो टाइप है जो कई बार आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक टिपिकल एक क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन आर स्ट्रेच्ड ऑन अ सोनोमीटर। ठीक है, वन वायर इज लोडेड विथ 1.5 kg एंड अनदर इज लोडेड विथ 6 kg। यानी टेंशन उन्होंने दिया है, टेंशन एक का है 1.5 kg का और दूसरे का है 6 kg का। द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज 60 सेंटीमीटर। पहले वायर की लेंथ दी है 60 एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज सेम एज दैट ऑफ सेकंड वायर। तो दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। कैलकुलेट द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ अनदर वायर। ठीक है, सबसे पहली स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है और वो ये कहती है 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन। अगर दोनों वायर्स का मटेरियल सेम है यानी डेंसिटी सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, तो दोनों वायर्स की जो लीनियर मास डेंसिटी है यानी स्मॉल m1 इज इक्वल टू स्मॉल m2, दोनों वायर्स की लीनियर मास डेंसिटी जो है वो सेम है। ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों की क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है यानी रेडियस सेम है। सो दोनों वायर्स की जो मास पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू है वो सेम है। अब आगे टेंशन। सो टेंशन पहला दिया है T1 दैट इज़ 1.5
इंटू जी यानी 9.8 हम ले सकते हैं, T2 है 6 इंटू 9.8, मल्टीप्लीकेशन कर लो मत, यहाँ पे जल्दबाजी मत करो, देखते हैं इसकी ज़रूरत है या नहीं। ऑफ कोर्स यूनिट विल बी न्यूटन। वाइब्रेटिंग लेंथ दी है पहले वायर की, दैट इज़ L1 इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, ठीक है। और उन्होंने पूछी है वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ सेकंड वायर, वो कितनी है। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे दिया है, एक केस दी है यहाँ पे कि दोनों वायर्स की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, यानी 1/2L1 रूट ऑफ T1 बाय M1 इज इक्वल टू 1/2L2 रूट ऑफ T2 बाय M2। यहाँ पे कैंसिल 2 हो जाएगा, M1 M2 कैंसिल हो जाएगा, बचता है यहाँ पे रूट ऑफ T1 बाय L1 इज इक्वल टू रूट ऑफ T2 बाय L2। हमें निकालना क्या है, L2 उन्होंने पूछा है, L2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T2 बाय T1 इंटू L1। T2 जो है आपका, T2 है आपका 6 इंटू 9.8, सो 6 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय T1 इज़ 1.5 इंटू 9.8 इंटू 60। मैंने यूनिट कन्वर्जन नहीं किया क्योंकि ये इस तरह का जब रेशो टाइप है, दोनों साइड में एक आप रेशो को इक्वेट कर रहे हो, उसमें से एक अननोन है, तो यूनिट कन्वर्जन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। चाहिए तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप 0.6 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो मैं यहाँ 0.6 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे 9.8 कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे कैलकुलेशंस करने की जल्दबाजी मत करना ही, वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। यहीं पे आपका 9.8 कैंसिल हो रहा है और आपको यहाँ पे आंसर मिला रूट ऑफ 4 इंटू 0.6, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 इज 2 इंटू 0.6, यानी आपका आंसर आ रहा है 1.2 मीटर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। आई होप यही आंसर है उनका। यस, इट इज़ 1.2 मीटर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डेंसिटी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, या फिर रेडियस ऑफ द वायर सेम है, तो दोनों वायर्स की जो मास पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू है, यानी लीनियर मास डेंसिटी की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। इसलिए M1 इज इक्वल टू M2, ये आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे क्लिक होना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एंट्रेंस में भी आ सकता है। अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड कैन प्रोड्यूस ओवरटोन्स एट फ्रीक्वेंसी 640, 896 एंड 1152। ये सक्सेसिव ओवरटोन्स उन्होंने दिए हैं। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब उन्होंने ये नहीं दिया कि ये फिफ्थ ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन है, ये कुछ भी नहीं दिया है। बस सक्सेसिव ओवरटोन है, ये हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये जो ओवरटोन है वो सक्सेसिव है। पहला यानी मान लो एज्यूम करके ये थर्ड है, तो ये थर्ड है 640, फोर्थ है 896 एंड फिफ्थ है 1152। तो ये ओवरटोन यहाँ पे दिए, बट ये नहीं दिया कि ये कौन सा ओवरटोन है, तो हमें ओवरटोन निकालना पड़ेगा। सो लेट अस एज्यूम कि pth ओवरटोन, क्वेश्चन नंबर 15, pth ओवरटोन इज 640। सो pth ओवरटोन आपको याद होगा, दिस इज द केस ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। सो फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड pth ओवरटोन इज 2p+1 हार्मोनिक, यानी 2p+1 हार्मोनिक, यानी n इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली p+1 ओवरटोन जो कि दिया है 896, सो इट इज 2p+1 इंटू n, और ये है p+2 ओवरटोन जो कि है जिसकी वैल्यू दी है 1152, सो इट इज़ 2p+2+1। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, इट इज़ 2p+2, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2p+5, ठीक है। अब नेक्स्ट, दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, तो मैं यहाँ पे देखो, आई कैन राइट दिस n, फॉर दिस आई कैन राइट 640 अपॉन 2p+1, ये है आपका n, और यहाँ से मैं n के लिए क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं n के लिए लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू 896 अपॉन 2p+3। सो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, जैसे कि 640 अपॉन 2p+1 इक्वल टू 896 अपॉन 2p+3,
तो ये अगर करने के बाद मुझे P की वैल्यू, ये आपके ऊपर हो, आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपसे हो जाएगा। सो जो मुझे P की वैल्यू मिल रही है, आई एम गेटिंग इट इज़ इक्वल टू 2। तो ये सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी है। और अगर यही वैल्यू P की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करूँ, मान लो मैं यहाँ पुट करता हूँ, सो N इज इक्वल टू 640 अपॉन 2 इंटू 2, P की वैल्यू 2 है, प्लस 1, ये कहाँ से लिया मैंने, यहाँ से। सो आई एम गेटिंग N इक्वल टू 128 हर्ट्ज। ये है आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। सो अभी के लिए क्लास के लिए बस इतना ही है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस अगली क्लास में कवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो क्लास में कवर कर लूँगा। आई होप उसमें मैं सारे ख़त्म कर दूँगा, होने तो चाहिए। सो अभी के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन थोड़ा फास्ट मैंने लिया, बट ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा ओवरटोन दिया ये पता नहीं। तो वी हैव टू अज्यूम दैट P ओवरटोन इज 640, P+1 ओवरटोन इज 896, P+2 ओवरटोन इज 1152। और फॉर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, P ओवरटोन इज 2P+1 हार्मोनिक, वेयर हियर N इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। थियरी थोड़ी रिवाइज कर लोगे तो ये क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही।